नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में नीदरलैंड की यात्रा पर थे। उन्होंने नीदरलैंड की यात्रा करके न केवल रणनीतिक और राजनीतिक संबंध स्थापित किए हैं, बल्कि उनके द्वारा नीदरलैंड से एक बहुत ही बेशकीमती चीज़ भारत वापस लाई गई है, और वो है चोल ताम्रपत्र। ये चोल ताम्रपत्र वो ताम्रपत्र हैं जिन्हें सदियों से नीदरलैंड के द्वारा अपने अंदर सहेज करके रखा था, और वो भारत को इसे देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था। लेकिन इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी और सरकार के समन्वय से ये संभव हो पाया है कि दोनों देशों की सरकार के द्वारा इस पर बात की गई, और बात करने के बाद अब इसे फाइनली भारत वापस लाया गया है। यानी नीदरलैंड के द्वारा 11वीं शताब्दी के जो चोल ताम्रपत्र थे, उन्हें 100 साल से भी अधिक समय से वो उसके पास रखे हुए थे, अब उन्हें भारत को वापस कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार ये ताम्रपत्र भारत से नीदरलैंड कैसे पहुँचे। इसके अलावा ये ताम्रपत्र भारत के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो हाल ही में भारत और नीदरलैंड के बीच हुए सफल राजनयिक संवाद के बाद अनेमंगलम ताम्रपत्र को आधिकारिक तौर पर भारत लाया गया है। सम्राट राजराजा चोल प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम के काल के ये शिलालेख तमिल संस्कृति और चोल राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण जीवित दस्तावेजों में से एक है। यानी ये जो ताम्रपत्र हैं वो चोल राजवंश के हैं, और सबसे ज़्यादा इन पर जो भी शिलालेख उकेरे गए हैं ना, वो ज़्यादातर जो सम्राट राजराजा चोल प्रथम थे, उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम थे, तो उनके जो दस्तावेज हैं वो इस पर लिखे हुए हैं। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में जब डच औपनिवेशिक काल के दौरान भारत से बाहर ले जाई गई यह धरोहर प्राचीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, विशेषकर आधुनिक इंडोनेशिया के श्री विजय साम्राज्य के बीच गहरे और व्यापारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक सह अस्तित्व को उजागर करती है। यानी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि किस प्रकार से भारत के साथ इंडोनेशिया, जो खासतौर पर श्री विजय साम्राज्य है, उसके साथ और इसके अलावा दक्षिण पूर्व के साथ किस प्रकार से संबंध और ज़्यादा बेहतरीन थे। इसके अलावा अब ये अनेमंगलम कॉपर प्लेट्स हैं, वो क्या हैं इसके बारे में समझेंगे। तो ये चोल राजवंश के समय के अत्यंत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तांबे के शिलालेख हैं, जिन्हें नीदरलैंड में लाइडेन प्लेट्स के नाम से जाना जाता है। यानी इन्हें नीदरलैंड में लाइडेन प्लेट्स कहा जाता है, जबकि भारत में इसे अनेमंगलम कॉपर प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेटें चोल सम्राट राजराजा प्रथम, जिनका जो काल था वो 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक था, उनके शासनकाल की है। बाद में उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने इन्हें स्थायी रूप से सुरक्षित रखने के लिए तांबे के ऊपर इन प्लेटों को खुदवाया था। यानी जो कुछ भी इनके दस्तावेजों में था, तो उनके द्वारा उन्हें और अधिक सुरक्षित रखने के लिए तांबे की प्लेटों के ऊपर खुदवाया गया था। इन रिकॉर्ड्स में नागापट्टिनम के चूड़ामणि विहार, एक बौद्ध मठ को दिए गए भूमि राजस्व और जो कर हैं उनके दान का पूरा इसमें विवरण संजो करके रखा हुआ है। इस बौद्ध मठ का निर्माण वर्तमान इंडोनेशिया के श्री विजय साम्राज्य के शासक श्री मार विजयोत्तम वर्मन द्वारा करवाया गया था। यानी ये जो बौद्ध मठ है चूड़ामणि विहार, इसका निर्माण था वो श्री विजय साम्राज्य का जो शासक था मार विजयोत्तम वर्मन, इनके द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा यह ऐतिहासिक धरोहर आकार में बहुत बड़ी है। इसमें 21 बड़ी और इसके अलावा 3 छोटी तांबे की सीट इसमें शामिल है, जिनका कुल वजन कुल मिलाकर के इन सीट का टोटल वजन है वो 30 किलोग्राम तक है। ये सभी प्लेटें चोल साम्राज्य की शाही मोहर वाली एक गोल अंगूठी में आपस में बंधी हुई हैं। यानी चोल साम्राज्य की ये एक शाही मोहर है, जिस मोहर में ये सभी जो ताम्रपत्र हैं वो जुड़े हुए हैं। इसके अलावा इन ताम्रपत्रों का ऐतिहासिक महत्व क्या है, इसकी बात करें तो ये शिलालेख मध्यकालीन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे कि इंडोनेशिया के बीच मजबूत समुद्री व्यापारिक
और सांस्कृतिक संबंधों की गवाही देते हैं कि किस प्रकार से मध्यकालीन भारत में किस प्रकार से इंडोनेशिया के साथ व्यापारिक समुद्री व्यापारिक खासतौर पर सांस्कृतिक जो संबंध थे वो कितने ज़्यादा मजबूत और बेहतरीन थे। इसके अलावा ये प्लेटें दर्शाती हैं कि चोल काल के हिंदू शासक किस तरह बौद्ध संस्थानों को खोल करके दान और सहयोग देते थे, जो धार्मिक सहायता का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके अलावा इतिहासकार इन्हें केवल प्रशासनिक और टैक्स रिकॉर्ड नहीं मानती है, बल्कि इन्हें केवल इन्हें एक ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में देखा जाता है जो प्राचीन दक्षिण भारत के समृद्ध और वैश्विक जो समाज है उसे दिखाता है। यानी यहाँ पर भारत के अंदर ये जो दस्तावेज हैं उन्हें इतिहासकार सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रशासनिक या टैक्स रिकॉर्ड मांगते हो कि उस टाइम पर ऐसा ऐसा होता था, लेकिन यहाँ पर भारत किस प्रकार से समृद्ध था, बौद्ध जो मठ थे उन्हें किस प्रकार से दान देता था, और इसके अलावा इंडोनेशिया और नीदरलैंड के साथ उसके संबंध कैसे थे, इन चीज़ों को यहाँ पर भारत सीधा दिखाता है। इसके अलावा यह उस दौर की याद दिलाता है जब प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दीपांकर श्रीज्ञान यानी अतीश ने इंडोनेशिया की यात्रा की थी और चीनी यात्री नालंदा विश्वविद्यालय आते समय इस क्षेत्र से होकर के गुजरते थे। इसके अलावा तमिल विरासत के इस अनमोल हिस्से का महत्व इतना अधिक है कि इसका जिक्र मशहूर तमिल ऐतिहासिक उपन्यास पोन्नियन सेल्वन में इसका उल्लेख मिलता है। यानी जो पोन्नियन सेल्वन है उसमें इसका डायरेक्ट उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो विरासत है, तमिल विरासत है खासतौर पर, वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इसके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई जिसका सीधा का सीधा नाम पोन्नियन सेल्वन है। इसके अलावा इन प्लेटों को कौन कब और क्यों भारत से ले गया था, इसकी बात करें तो इन ताम्र प्लेटों को 18वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच यानी नीदरलैंड औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत आए थे और उसके दौरान इन्हें भारत से बाहर ले जाया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1690 में अपना मुख्यालय पुलिकट में नागापट्टिनम स्थानांतरित किया था। उसी दौरान ये ऐतिहासिक वस्तुएं यूरोपीय लोगों के कब्जे में आ गई। नागापट्टिनम जब डच कंपनी के अधीन था तब एक डच अधिकारी फ्लोरेंटियस कैंपर ने इन्हें भारत में एक ईसाई मिशनरी के माध्यम से प्राप्त किया था। यानी जब यहाँ पर डच मुख्यालय था जो 1690 में पुलिकट से नागापट्टिनम जो ट्रांसफ़र किया था नागापट्टिनम, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र किया था। तो उस दौरान यहाँ पर एक डच अधिकारी था जिसका नाम था फ्लोरेंटियस कैंपर। इन्हें किसी ईसाई मिशनरी के माध्यम से ये जो अभिलेख थे वो उसको प्राप्त हुए थे। इसके अलावा ऐतिहासिक और दुर्लभ कलाकृतियों के संग्रह के उद्देश्य से वो इन्हें यूरोप ले गया था। बाद में 1882 में प्रोफेसर हेनरिक एरेंट हेमेकर की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति के माध्यम से ये पूरी तरीके से जो प्लेटें हैं वो लाइडेन यूनिवर्सिटी के संग्रह का हिस्सा बन गई। एक सदी से पूर्व अधिक समय तक इन शिलालेखों को लाइडेन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के ऐतिहासिक संग्रह की बेहद सुरक्षित तिजोरियों में रखा गया था, जहां केवल शोधकर्ताओं को ही इन्हें देखने की अनुमति थी। यानी ये भारत से नीदरलैंड तक पहुंच गया और जब नीदरलैंड में जो प्रोफेसर थे हेनरिक एरेंट हैमर, उनकी मृत्यु हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद ये उनकी विरासत के रूप में जो लाइडेन यूनिवर्सिटी है उसके संग्रह का हिस्सा बन गई और ये सदियों से लाइडेन यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में रखा हुआ था और सिर्फ शोधकर्ता ही इनको देख पाते थे और किसी को इन्हें देखने की अनुमति नहीं थी। इसके अलावा अब इन्हें भारत को वापस क्यों दिया गया है, तो इन ताम्रपत्रों की भारत वापसी भारत सरकार, डच नीदरलैंड सरकार और लाइडेन यूनिवर्सिटी के बीच जो वर्षों तक चली आ रही राजनीतिक वार्ताओं की जो सफलता देखी गई है भारत के द्वारा, तो उसका ये कहें कि एक बहुत बड़ा प्रभाव है कि दोनों देशों के बीच वार्ता हुई है और वार्ता के बाद अब भारत के ये जो महत्वपूर्ण अभिलेख थे वो वापस मिल गए हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब ये माना जा रहा है कि किसी भी देश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत उसका पहला अधिकार उसी देश का है जिस देश की वो सांस्कृतिक विरासत है या फिर ऐतिहासिक अभिलेख है, जिस देश का है उसी देश को दिया जाएगा, उसी का उस पर पहला अधिकार है। इसी सिद्धांत के तहत इन्हें भारत में वापस लाया गया है। इसके अलावा यह कदम भारत और विशेष रूप से तमिल संस्कृति की प्राचीन धरोहर को सहेजने और इसके अलावा उनका सम्मान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिस प्रकार से तमिलनाडु की तमिल जो संस्कृति थी प्राचीन टाइम पर कैसी थी, कितनी ज़्यादा बेहतरीन थी,
उसको अब वर्तमान के लोगों को दिखाने के लिए भारत के द्वारा ऐसा किया जा रहा है ताकि तमिल संस्कृति को भारत के अंदर सहेज करके रखा जा सके। इसके अलावा नीदरलैंड और भारत के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों, आपसी सम्मान और ऐतिहासिक संपदा को उसके मूल स्थान पर लौटाने की वैश्विक मुहिम के कारण डच सरकार ने इन्हें भारत को सौंपने का निर्णय लिया है। यानी भारत और नीदरलैंड के बीच जिस प्रकार से संबंध सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बढ़ते जा रहे हैं, तो दोनों देशों के बीच आपसी जो दस्तावेज हैं, जो अभिलेख हैं, उन्हें अब लौटाया जा रहा है। इसके अलावा अब भारत वापस आने के बाद देश के इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और आम जनता को अपनी प्राचीन चोल कला, व्यापारिक इतिहास और धार्मिक सद्भाव के इस जीवंत प्रमाण को करीब से देखने का और समझने का यहाँ पर अवसर मिलेगा। यानी तमिलनाडु की जो जनता है वो इसे देख पाएगी, शोधकर्ता इसे देख पाएंगे, इसके अलावा इतिहासकार हैं वो इसे देख पाएंगे कि किस प्रकार से प्राचीन जो तमिल संस्कृति थी वो कितनी ज़्यादा समृद्ध थी और कितनी ज़्यादा फैली हुई थी। इसके अलावा अब ये भारत के पास आ चुकी है और भारत ने इसे गेन कर लिया है, तो ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक खुशखबरी वाली बात है कि भारत ने इसे फाइनली गेन कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।